डियर स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़ेंगे जो एसएसटी का हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसके बाद का कंटिन्यूएशन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप में कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चालू हुआ, वो पढ़ेंगे। देखो, द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ within the territories of which live diverse peoples. Various differences didn't easily promote a sense of political utility. मतलब देखो, यूरोप में एक ही जगह में अलग अलग क्लासेस के लोग रहते थे। कहीं पे अमीर, कहीं पे गरीब, कहीं पे मिडिल क्लास। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लासेस के लोग रहते थे। तो उन सब में तो समानता नहीं होती थी। अब जब समानता नहीं होती थी तो लॉज भी उनके लिए इक्वल नहीं थे। अलग अलग, अमीर के लिए अलग लॉ, गरीब के लिए अलग लॉ हुआ करता था, जो कि लोगों को एजिटेट किया, लोगों को गुस्सा से भर दिया। ठीक है, अब लोग बोले सबके लिए इक्वल लॉ होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते आगे क्या हुआ है। स्लोली एंड स्टीरिली द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी अमॉन्ग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास गेंड पॉपुलरिटी विच लेड टू द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। मतलब धीरे धीरे जब लोग विद्रोह करने लगे तब उससे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है तुम्हारा जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। मतलब राजा 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 का बेटा, उन लोग का, उसके नोबल लोग, उसके मंत्री लोग, उन लोग को जो प्रिविलेजेस, उन लोग को जो सुख सुविधा मिल रहा था वो सब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने विद्रोह किया था कि सबको समान नज़र से देखा जाए। What did liberal nationalism stand for? Ideology of liberalism emerged and which ended the state interference in the economic life of society. Freedom of markets was achieved. State imposed restrictions on the movement of goods and capital was abolished. ठीक है, मतलब जो नेपोलियन ने किया था ना, तो कि मार्केट में कोई फ्रीडम नहीं होगा, जो भी बेचना है राजा के हिसाब से बेचना है, खुद के हिसाब से कुछ बेच नहीं सकते, और दाम भी खुद फिक्स नहीं कर सकते, राजा दाम फिक्स करके देगा सामान का, वो सब हटा दिया गया। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, इन 1815 ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन टू मेक ए सेटलमेंट इन वियना। ठीक है, मतलब 1815 में न्यू कंजर्वेटिज्म आ जाता है क्योंकि नेपोलियन वार हार जाता है। वार का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू इम्पोर्टेंट है, जिसमें नेपोलियन युद्ध हार जाता है। उसके साथ लोग एक एग्रीमेंट करते, जो जीतने वाले राजा है वो लोग एग्रीमेंट करते हैं। क्या है, चलो आगे देखते हैं। फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. Secret societies sprang up in many European states to train the revolutionaries and spread their ideas. ठीक है, मैंने लोग छुप छुप के ये कर रहे थे, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ प्रमोट कर रहे थे छुप छुप के। कोई ओपनली प्रमोट नहीं कर रहा था। ओपनली प्रमोट करेंगे तो राजा उन्हें मार डालेगा। रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ क्यों छुप छुप के प्रमोट कर रहे थे? क्योंकि अगर वो ओपनली करेंगे तो वो राजा के अगेंस्ट वॉइस उठाना पड़ेगा, और जिसके कारण राजा उनके ऊपर गुस्सा होकर उनको मार डालेगा। अब आगे बढ़ते एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो मिडिल क्लास ने, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग रिवोल्ट करके फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी का जो राजा है लुइस 16 को हटा देता है। लुइस 16 बहुत ही क्रूर राजा था। उसको वो सिर्फ हमेशा मतलब अपने ही लोगों के बारे में ना सोच के, मतलब अपने रानी के बारे में सोचता रहता था, रानी के पीछे पैसा उड़ा देता था और लोगों के ऊपर खाली ज़बरदस्ती टैक्स बढ़ाता रहता था। इसके कारण लोगों ने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, जिससे कि राजा को हटा दिया गया और राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, फिर क्या होता है, 1830 के बाद एक बड़ा इकोनॉमिक हार्डशिप आता है। ठीक है, फिर लिबरल लोग 1848 में रिवॉल्यूशन करते हैं। लिबरल मतलब है एजुकेटेड मिडिल क्लास, रिवॉल्यूशन करते हैं। फिर इन जर्मन रीजन में क्या, जर्मन एरिया में क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बन जाता है, जो कि फ्रैंकफर्ट में बनता है, और वो लोग वोटिंग के लिए डिसाइड करते हैं
किस लिए वोट करके क्या बनाएंगे ना, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन, जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि मोनार्की द्वारा हेड, जो राजा उसका हेड बनेगा, और राजा किसके हिसाब से काम करेगा ना, पार्लियामेंट के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब, मन इच्छा काम नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के हिसाब से काम करेगा। अब मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। After 1848, the nationalistic feelings were widespread among the middle-class Germans. German Confederation and Prussia began organizing themselves into German state. जर्मनी का जो पहला जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जर्मन जब वो शासक के अंडर था, राजा के अंडर था, और साथ में प्रूसिया मिल के जर्मनी बना। 3 वार्स, द डेनिश वार मतलब डेनमार्क के साथ जो लड़ा गया, द ऑस्ट्रो प्रूसियन वार एंड द फ्रैंको प्रूसियन वार वेर फॉट विच एंडेड द प्रूसियन विक्ट्री, ended in Prussian victory and completed the process of unification of Germany. The king of Prussia, Kaiser William I, was proclaimed the German emperor. मतलब जर्मन का राजा कौन बनता है, किंग कैसर विलियम, ठीक है, फर्स्ट वो बनता है राजा जर्मनी का। ठीक उसी तरह जर्मनी के जैसा ही इटली में भी उसका भी पॉलिटिकल, इटली एक देश नहीं था, वो बहुत सारे देशों में बटा हुआ था, करीब करीब 7 राज्यों में बटा हुआ था। सिर्फ एक ही उनमें से 7 में से एक ही राज्य था जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि एक इटली के इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा शासित किया जाता था, और बाकी इधर उधर स्कैटर्ड था। तो उसको सब इकट्ठा करने में, एकत्र करने में किन लोगों का इम्पोर्टेंट हाथ है, नाम याद रखना, गुइसिप मैजिनी, गुइसिप मैजिनी के बाद है जो काउंट कैमिलियो डी कैवर, और एक थर्ड पर्सन जो है उनका नाम है गुइसिपी गैरिबाल्दी, ठीक है। गुइसिपी मैजिनी ने क्या किया, उन्होंने यंग इटली नामक एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया, साथ में फिर क्या होता है, जो गुइसिपी मैजिनी है वो 1830 में वो एक इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और यंग इटली को इकट्ठा करते हैं। काउंट कैवर क्या करते हैं, वो एक मतलब आंदोलन स्टार्ट करते हैं जिसमें वो इटली के अलग अलग रीजन्स को एकत्र करते, एक साथ लाते हैं। इसके छोड़कर अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसिप गैरिबाल्दी जॉइंड द फ्रे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इटली कंप्लीटेड एंड विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इटली का फर्स्ट किंग कौन है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। जैसे कि किंग कैसर विलियम जर्मन एम्परर है, विक्टर इमैनुअल सेकंड वो है इटालियन एम्परर, याद रखना। पर जो ब्रिटेन है 18 मतलब तुम ये जो है ना, पहले ब्रिटेन नाम का कोई देश ही नहीं था, और ब्रिटेन का जो नेशनलिज्म का हिस्ट्री वो सबसे अलग है। 18th सेंचुरी तक कोई भी ब्रिटेन नाम का कोई देश ही नहीं था, तो सब अलग अलग वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते थे, जैसे कि इंग्लिश लोग, वेल्स लोग, कि तुम्हारा वेल्स मतलब वेल्स देश के लोग को वेल्स कहते हैं, स्कॉट लोग, स्कॉटलैंड के लोग, आयरिश लोग मतलब आयरलैंड के लोग, ये सब लोग रहते थे ब्रिटेन में। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आता है। क्या आता है, एक्ट ऑफ यूनियन। तो उसमें क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है या ग्रेट ब्रिटेन बनता है। उसमें स्कॉटलैंड का जो कल्चर है, स्कॉटलैंड को ज़बरदस्ती हरा के उसको यूके में शामिल किया जाता है, आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती शामिल किया जाता है। इसी तरह से इंग्लैंड बनता है जो कि तुम्हारा यूके है या ब्रिटेन है आज, ठीक है। विजुअलाइजिंग द नेशन इन द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, आर्टिस्ट फाउंड ए वे out by personifying a nation. Nations were portrayed as female figures. Female figure became an allegory of nation. फिर जो नेशन को है ना उसको फीमेल फिगर जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे हम लोग इंडिया में भारत को माँ कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, फ्रांस, शी वॉज क्रिस्टियन मैरियन, पॉपुलर क्रिस्टियन नेम which underlined the idea of people's nation. Similarly, Germania became the allegory for German nation. फ्रांस को मैरियन नाम दिया गया, एक लड़की का नाम है। उसी तरह जर्मन को जर्मेनिया नाम दिया गया, एक लड़की का नाम है। इन नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1817 वाज द एरिया कॉल्ड बल्कान्स।
the powers were keen on countering the hold over the power over Balkans which led to a series of war, finally First World War. ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग है ना, वह आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा देता है, क्योंकि सब बल्कान एरिया पे कंट्रोल लेना चाहते थे। ठीक है, तो जो अगला चैप्टर है उसमें और आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसका नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। दैट्स ऑल। समझना है तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू।